Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me, Dr. Ruqayya Farooq, instructor of 1 week crash course of physiology in which we will cover the entire topic of circulation. I warmly welcome all of you at this platform और जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने अपना वक्त निकाला है सीखने के लिए, I really appreciate your presence. अच्छा, फिजियोलॉजी जैसे कि हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स अगर समझ में नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली जो आप आगे पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, उसकी कॉन्सेप्ट समझने में फिर आपको मुश्किल पेश आती है. सो दैट्स वाई वी डिसाइडेड कि 1 वीक का एक कोर्स होना चाहिए जिसके अंदर हम एक ही टॉपिक को कवर करें, एक ही टॉपिक को लेकर चलें, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड वो स्टूडेंट्स के जो है वो क्लियर होने चाहिए. तो इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स के अंदर सर्कुलेशन के जितने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इजी वे में और क्लियरली जो है वो समझने की कोशिश करेंगे. हम इसको बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं लेकर जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाएंगे, इजी वे में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही ज़्यादा बेसिक से हम स्टार्ट लेंगे ताकि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी लोग जो है इस कोर्स को कर रहे हैं, तो हर एक का जो है वो अलग लेवल होता है. तो हम बेसिक से इसको इसलिए स्टार्ट करेंगे ताकि हर स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सकें. सो लेट्स स्टार्ट इट. डे 1 है हमारा और हमने अपने हर डे में कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सेट करने हैं, ठीक है. सो आई हैव ऑलरेडी सेट सम ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच डे. तो सबसे पहले डे 1 में जो है वो हम ये समझेंगे कि ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट क्या हैं, ठीक है, यानी ब्लड क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं. देन सेकेंडली हम ये देखेंगे कि वेरिएशंस इन सेल्स ये किस तरह से होती हैं और इसकी क्या वजूहात होती हैं, ठीक है, और कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं इसके अंदर. देन थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ प्लाज्मा फेरेसिस. अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सवाल आता है वो ये है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. अच्छा, ब्लड पे जाने से पहले सबसे पहले तो जो हमारा टॉपिक है सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या होता है ये तो आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा यहाँ पर रिवाइज़ कर रही हूँ. सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस को, ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो सर्व करता है बॉडी को एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. फर्स्ट हार्ट, देन ब्लड एंड देन ब्लड वेसल्स. तो यहाँ पर हम अपने एक उसी कंपोनेंट को डिस्कस करने लगे हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की, ठीक है. अच्छा, सर्किट की अगर मैं बात करूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कितने 2 इम्पॉर्टेंट सर्किट्स होते हैं, तो हमारे पास 2 सर्किट्स होते हैं इसके अंदर, पल्मोनरी सर्किट एंड सिस्टमिक सर्किट. अच्छा, ऑब्वियसली हम कुछ चीज़ों को आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं बता रही हूँ आपको, आगे हम उसको मज़ीद डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट सर्किट्स होते हैं, पल्मोनरी सर्किट एंड सिस्टमिक सर्किट. अब पल्मोनरी सर्किट जो है वो ये होता है कि जितना भी सर्कुलेशन है बिटवीन हार्ट एंड लंग वो हमारे पास कहलाता है पल्मोनरी सर्किट, और जितना भी सर्कुलेशन होता है बिटवीन हार्ट एंड बॉडी दैट इज़ कॉल्ड द सिस्टमिक सर्किट. अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अपने ब्लड की. तो ब्लड की सिंपल डेफिनेशन तो सबको पता होगी कि ब्लड इज़ डिफाइंड एज द रेड कलर फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स थ्रू वेस्कुलर सिस्टम. बहुत ही जो है वो बेसिक लेवल से हम ये चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ब्लड क्या होता है और ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है. ब्लड की जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है. तो ब्लड की डेफिनेशन की बात हो गई कि ये जो है वो रेड कलर फ्लूइड होता है. अच्छा, एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है अगर हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है इन अ नॉर्मल एडल्ट ये होता है 5 लीटर. और अगर हम बात करते हैं न्यू बॉर्न की, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जो एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है 450 ml होता है. पीएच जो है वो ब्लड की 7.4 होती है. ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक बातें हैं. और इसके बाद जो है वो अगर हम कलर की बात करें तो जो आर्टीरियल ब्लड होता है हमारे पास, यानी कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसका कलर होता है स्कारलेट रेड, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वेनस ब्लड, यानी कि जो ब्लड वेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है. बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि आर्टरी में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है और वेन्स में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है.
तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको ये याद रखना है कि आर्टीरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चूँकि ज़्यादा होती है, दैट्स वाई इसका कलर ज़्यादा जो है वो डार्क रेड होता है, यानी कि स्कारलेट रेड होता है। और जहाँ पर वेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ की ब्लड का जो कलर होता है वो पर्पल रेड होता है। सो दीज आर द सम बेसिक पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। सो दिस इज़ द डायग्राम विच शोज ऑल द कंपोनेंट्स। सबसे पहले हमारे ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लाज्मा, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास मौजूद हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेस। इसको हम ब्रीफली जो है वो आगे जाके अलग से भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्लाज्मा के अलावा हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेल्स का, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये सारे जो है वो ब्लड के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर इसको जो है वो मैग्नीफाई करके भी शो किया गया है कि रेड ब्लड सेल जो है वो किस शेप का होता है, वाइट ब्लड सेल का शेप क्या होता है एंड प्लेटलेट्स का शेप क्या होता है। अच्छा, रेड ब्लड सेल को जो है वो इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इरिथ्रो का मतलब जो है वो बेसिकली होता है रेड, ठीक है। आरबीसी का कलर जो है वो रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये एक कलरिंग पिगमेंट है जो कि प्रेजेंस होता है आरबीसी के अंदर, एंड दैट्स वाई द कलर ऑफ आरबीसी इज रेड। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये बाय कॉन्केव होता है, सेंट्रल से ये जो है वो थिन होता है और जो पेरिफेरल पोर्शन है इसका वो थिक होता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं इसके स्ट्रक्चर के कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होता है। और एक ही जो है वो मैमल ऐसा है जिसकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है एंड दैट इज कैमल, ठीक है। अच्छा, जब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास डीएनए भी एब्सेंट होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस जो है ये भी एब्सेंट होते हैं आरबीसी के अंदर, एंड दैट्स इज़ द रीज़न कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है आरबीसी के अंदर ये होती है फ्रॉम ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस। इसके अलावा इसके अंदर इंसुलिन रिसेप्टर भी नहीं मौजूद होता, तो ग्लूकोज अपटेक ऑफ आरबीसी इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन। इसके अलावा आरबीसी हैज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन विच इज़ मेड अप ऑफ एक्टिन एंड स्पेक्ट्रिन, ठीक है। तो ये इसके स्ट्रक्चर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने पास जो है वो ये चीज़ें बुलेट पॉइंट्स में नोट कर रहे होंगे, ताकि एट द टाइम ऑफ टेस्ट जब आप सारी चीज़ें रिव्यू करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने नोट किए होंगे इससे आप इजीली रिवाइज जो है वो चीज़ों को कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि फेट ऑफ आरबीसी क्या है, यानी कि आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय किस तरह से होते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो नाउ मूव टुवर्ड्स द फेट ऑफ आरबीसी एंड देन वी विल टॉक अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो सबसे पहले जो लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का होता है 120 डेज, ठीक है। 120 डेज जब हो जाते हैं आरबीसी को, तो इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना आरबीसी की, वो फ्रेजाइल होना शुरू हो जाती है। फ्रेजाइल होने की वजह से इसका जो आरबीसी का साइज़ है या तो वो कैपिलरीज के साइज़ के बिल्कुल इक्वल हो जाता है या फिर उससे बड़ा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि कैपिलरीज से स्क्वीज आउट होने में, पास होने में आरबीसी को जो है वो मुश्किल पेश आती है। अब जब ये सेल जो है वो कम्प्लीटली फ्रेजाइल हो जाता है, क्योंकि 120 डेज़ का लाइफ स्पैन जो है ये पूरा कर चुका है और अब इसने जाहिर सी बात है डिस्ट्रॉय होना है, तो ये जब फ्रेजाइल हो जाती है इसकी मेम्ब्रेन, अब क्या होता है कि स्प्लीन जो है, हमारी बॉडी का जो पार्ट है स्प्लीन, वहाँ की जो कैपिलरीज हैं वो सबसे छोटी होती है, यानी कि सबसे स्मॉल साइज़ होता है उन कैपिलरीज का। तो वहाँ पर जब ये आरबीसीज जो है वो उस कैपिलरीज से गुजरने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर स्क्वीज आउट होते हुए कैपिलरीज से ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यानी ज़्यादातर जो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन है वो वहीं पर होती है, क्योंकि उसकी कैपिलरीज का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, एंड दैट्स हाउ आरबीसीज कैन नॉट पास द कैपिलरीज एंड देन डिस्ट्रॉय देयर, एंड दैट्स वाई वी कॉल्ड स्प्लीन द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो ये इसकी बात हो गई कि आरबीसी जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हमने बात की थी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, डिस्ट्रॉय होने के बाद जो है वो आरबीसी फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन पार्ट जो है वो इसका अलग हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन के अंदर जो पार्ट है ग्लोबिन चेन्स, ये अमाइनो एसिड्स में रीयूज हो जाती हैं,
देन हमारे पास जो हीम पार्ट होता है, हीम पार्ट के अंदर पोरफायरिन एंड आयरन होता है। आयरन जो है वो रीयूज हो जाता है बॉडी के अंदर, और पोरफायरिन जो है ये हमारे पास बिलीरुबिन में कन्वर्ट होकर यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो दैट इज़ द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अब इसके बाद अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि आरबीसीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो दो जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। वो ये है कि एक तो सस्पेंशन स्टेबिलिटी होती है आरबीसी की, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स की, यानी ब्लड के अंदर सर्कुलेशन के दौरान जो है आरबीसीज़ रिमेन सस्पेंडेड, ताकि जो सस्पेंशन स्टेबिलिटी है ब्लड के अंदर वो मेंटेन रह सके। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है ये है रोलेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। रोलेक्स फॉर्मेशन बेसिकली हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जब आरबीसीज एक दूसरे के साथ इस तरीके से कंपाइल हो जाएं जैसे कि पाइल ऑफ कॉइन हो, यानी सिक्के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इस तरह की फॉर्म में आरबीसीज जो है कंबाइन होते हैं तो ये हमारे पास कहलाती है रोलेक्स फॉर्मेशन। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आरबीसी की। अब अगर हम बात करते हैं कि साइज़ ऑफ आरबीसीज के अंदर वेरिएशंस आती हैं, यानी आरबीसी का जो नॉर्मल साइज़ है अगर उससे वेरी करता है उसका साइज़, तो हम कौन सी जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। ये वर्ड्स जो है ना आप बहुत ज़्यादा आगे जाके सुनेंगे, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो द माइक्रोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक वर्ड जो है ये हम उसी लिहाज से कह रहे होते हैं कि माइक्रोसाइट्स जो है ये हम तब यूज़ करते हैं जब आरबीसी का जो सेल है वो छोटा हो जाता है अपने नॉर्मल साइज़ से, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं ये हम नॉर्मली देखते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर, ठीक है। मैक्रोसाइट्स जो है मीन्स कि अपने साइज़ से इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, नॉर्मल से बड़ा अगर इसका साइज़ हो गया है आरबीसी का, सो दैट इज़ कॉल्ड मैक्रोसाइट्स। और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर जो है वो ये देखे जाते हैं। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया है या माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड आती है टाइप एनिसोसाइट्स, यानी कि डिफरेंट साइजेस होंगे आरबीसी का, कोई साइज़ जो है वो डिसाइडेड नहीं है, मुख्तलिफ साइज़ होंगे, और ये हमारे पास देखा जाता है इन परनीशियस एनीमिया। अब अगर हम बात करते हैं कि आरबीसी काउंट के अंदर अगर वेरिएशन आ गई है, ठीक है, या तो इसका काउंट इंक्रीज हो गया है या तो इसका काउंट डिक्रीज हो गया है, ठीक है, दो बातें होती हैं। तो अगर इसका काउंट डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि उससे जो है वो डिफरेंट कंडीशंस आती हैं, जैसे एनीमिया होता है, ठीक है, और उसकी दूसरी वजूहात भी होती हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद अगर हमारे पास इंक्रीज होता है आरबीसी का काउंट तो ये क्या कहलाता है, पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। पॉलीसाइथीमिया कैन बी फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। अब ये थोड़ी सी अजीब सी बात है कि ये फिजियोलॉजिकल कैसे होता है भाई, मतलब आरबीसी काउंट क्यों इंक्रीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस होने लगती है तो बॉडी खुद ब खुद उसको ठीक करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए उस मुश्किल को, ठीक है, वो क्या करती है, खुद से कोशिश करना शुरू कर देती है। तो पॉलीसाइथीमिया इसी जो है वो वजह से फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी सर्टन कंडीशंस के अंदर जब मुश्किल का शिकार हो जाती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो खुद से आरबीसीज की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करती है, और ये टेम्पररी होता है, ठीक है, यानी ये फिजियोलॉजिकल होता है, ये नॉर्मल होता है। और इसके अलावा कुछ डिजीज्ड कंडीशंस ऐसी होती हैं, फिर उसको हम कहेंगे कि ये पैथोलॉजिकल जो है वो कंडीशन है जिसके अंदर पॉलीसाइथीमिया हो रहा है, यानी डिजीज़ की वजह से जो है वो आरबीसी काउंट इंक्रीज हो रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया की एग्जांपल क्या है, तो सबसे पहले एग्जांपल आती है इसकी हाई एल्टीट्यूड, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर। फॉर एग्जांपल जो इनहेबिटेंट्स ऑफ माउंटेन हैं, ठीक है, जो लोग बहुत ही ऊंचाई पर रहते हैं या फिर वो इनहेबिटेंट्स ऑफ माउंटेन है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उन लोगों के अंदर हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है। हाइपोक्सिया मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। अब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर हो गई है तो बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करती है कि एरिथ्रोपोएटिन को प्रोड्यूस करती है। एरिथ्रोपोएटिन इज अ हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस बाय किडनी, ठीक है। एरिथ्रोपोएटिन जो है वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, और बोन मैरो जो है वो हमारे पास आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, ताकि आरबीसी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो और ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो बॉडी को ट्रांसपोर्ट हो सके और बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सके।
इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल आती है वो हमारे पास आती है मस्कुलर एक्सरसाइज। इन मस्कुलर एक्सरसाइज क्या होता है कि बॉडी की नीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, हाइपोक्सिया प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी के अंदर, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो हमारी बॉडी की इंक्रीज़ हो जाती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी का भी मतलब बता दूं मैं यहाँ पर कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी जब इमरजेंसी सिचुएशन में होती है उस वक्त ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी के इंक्रीज़ होने की वजह से जो आरबीसी की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर कोई इमोशनल कंडीशन है तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल एंजाइटी है तो उसमें भी टेम्पररी जो है वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, तो उसके अंदर जो है वो आरबीसी काउंट इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वो भी आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। अब डिक्रीज इन आरबीसी काउंट की अगर मैं बात करूँ तो वो मैंने आपको पहले ही बता दी कि एनीमिया जो है वो जब आरबीसी काउंट डिक्रीज होता है हमारी बॉडी के अंदर तो एनीमिया होता है, ठीक है। अब उसकी रीजंस क्या होते हैं, अदर रीजंस क्या हैं कि जब भी हमारे पास बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है यानी डीप सी में समंदर की गहराई में अगर कोई है तो वहाँ पर हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है, यानी जो ऑक्सीजन टेंशन ऑफ ब्लड है वो हाई होती है, जिसकी वजह से आरबीसी काउंट जो है वो वहाँ पर डिक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी की कंडीशन है जिसमें आरबीसी काउंट डिक्रीज होता है, तो ये वजूहात होती हैं डिक्रीज इन आरबीसी काउंट की। अच्छा, इसके अलावा अगर पॉलीसाइथीमिया की हम बात करें कि अब पैथोलॉजिकल वेरिएशंस कौन सी होती है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल की तो हमने बात कर ली कि फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस में इंक्रीज़ क्यों हो रहा था, डिक्रीज़ क्यों हो रहा था, ठीक है। अब पैथोलॉजिकल वेरिएशंस की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ आती हैं, डिफरेंट मैलिग्नेंसीज आती हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर पॉइजनिंग हो गई है या कोई कैंसरस कंडीशन है बॉडी के अंदर तो उसके अंदर भी आरबीसी काउंट जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ होता है, और दैट कॉल्ड पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। इसके बाद हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन इज़ द आयरन कंटेनिंग मैटर, ठीक है, और ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें सो इट इज़ अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड इट कंटेन आयरन, पोरफायरिन एंड ग्लोबिन। सिंप्लीफाइड अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि ये आयरन है, यहाँ पर इसके साथ जो है वो हर आयरन के साथ हमारे पास ऑक्सीजन बाइंड है। 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास अल्फा एंड बीटा चेन प्रेजेंट है। दिस इज अल्फा चेन एंड दिस इज द बीटा चेन, ठीक है। ये हमारे पास कलेक्टिवली कहलाती है ग्लोबिन्स, और जो हीम पार्ट होता है ये हमारे पास कहलाता है पोरफायरिन, ठीक है। आयरन जो है ये हमारे पास प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरस नॉर्मली, और एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर ये फेरिक स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिनोपैथीज ये कंडीशन जो है वो हम कहते हैं जब हीमोग्लोबिन के अंदर कुछ म्यूटेशन आ जाए, जेनेटिक म्यूटेशन आ जाए, तो ये फॉर्म करती है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन सी, ई एंड एम। ये जो है वो डिफरेंट हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट म्यूटेशंस होती हैं। हीमोग्लोबिन एस जो है ये देखा जाता है नॉर्मली इन सिकल सेल एनीमिया। हीमोग्लोबिन सी और ई जो है इसके अंदर हमारे पास माइल्ड हीमोलैटिक एनीमिया होता है पेशेंट को, और स्प्लीनोमेगैली होती है, यानी स्प्लीन का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। हीमोग्लोबिन एम जो है ये प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज, ठीक है। ये जो है इसकी डेफिशिएंसी होती है यहाँ पर, जिसकी रिजल्टेंट में हमारे पास प्रोड्यूस होता है हीमोग्लोबिन एम। अब थैलीसीमिया की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जिस हमने बात की, यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हमें नज़र आ रही हैं, अल्फा चेन, बीटा चेन, ये जो है वो बेसिकली एबनॉर्मल होती हैं थैलीसीमिया के पेशेंट में। अगर हमारे पास ये अल्फा चेन जो है वो एबनॉर्मल होगी, डिक्रीज होगी या फिर एब्सेंट होगी तो ये कहलाता है अल्फा थैलीसीमिया। और अगर ये बीटा चेन के अंदर जो है हमारे पास कोई एबनॉर्मलिटी है, डिक्रीज है ये बीटा चेन या फिर एब्सेंट है, तो ये हमारे पास कहलाता है बीटा थैलीसीमिया। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो कंडीशंस होती हैं। कुछ हमारे पास हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स बन जाते हैं बॉडी के अंदर जो एबनॉर्मल होते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की
जो है वो पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा और दैट विल लीड टू द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दैट इज ऑफ कोर्स द एबनॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है ना बाइंड करने की हीमोग्लोबिन से, ये 200 टाइम्स ग्रेटर है देन ऑक्सीजन। इसके अलावा अगर हीमोग्लोबिन जो है रिएक्शन हो जाता है विद हाइड्रोजन सल्फाइड, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ बाइंड हो जाता है, तो ये हमारे पास कॉज करता है सेल्फ हीमोग्लोबिन या प्रोड्यूस करता है सेल्फ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये डिफरेंट ड्रग्स की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड्स ड्रग्स जो हैं ये इस डेरिवेटिव को प्रोड्यूस कर सकती हैं, और ये डेरिवेटिव जो है ना ये कन्वर्ट नहीं हो सकता दोबारा हीमोग्लोबिन में अनटिल कि वो जो इफेक्टेड आरबीसीज हैं वो अपना लाइफ स्पैन पूरा करके खुद से ही डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज़ हैं हीमोग्लोबिन की। ये सारी कंडीशंस में जो है वो नॉर्मली साइनोसिस देखा जाता है बॉडी के अंदर, जो सेल्फ हीमोग्लोबिन बनता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसमें फिर पेशेंट जो है वो साइनोसिस की तरफ जाता है। अब हम मूव करते हैं WBCs की तरफ, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स, दे आर नॉर्मली कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ई ग्रैन्युलोसाइट्स। WBCs जो है ये साइज में जो है वो RBC से बड़े होते हैं, लेकिन नंबर में जो है ये कम होते हैं। RBC का जो नंबर है यानी इनकी जो तादाद है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू WBCs, लेकिन जो साइज़ होता है वो RBCs का बड़ा होता है। अब हम इसकी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन आती है, न्यूट्रोफिल्स, इजोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, एंड ई ग्रैन्युलोसाइट्स हैव लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अच्छा, फिर अगर हमारे पास वेरिएशंस आती है ना इन जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनके काउंट में अगर वेरिएशन आती है तो उसको हम कौन सी टर्म्स जो है वो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है आपकी आसानी के लिए कि जहाँ पर हमारे पास एंड में फीलिया आएगा दैट मीन्स कि वहाँ पर उसका काउंट इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स हैं, अगर वो इंक्रीज होते हैं तो हम कहेंगे न्यूट्रोफीलिया, और अगर हमारे पास आखिर में शो हो रहा है पीनिया, सो दैट मीन्स हेयर द न्यूट्रोफिल्स, या कोई भी जो है वो टर्म में अगर पीनिया यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर इसका मतलब है कि वो सेल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। न्यूट्रोपीनिया का मतलब होता है डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफीलिया का मतलब होता है इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स। अब इनके इंक्रीज और डिक्रीज होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स एक्यूट इन्फेक्शंस में इंक्रीज होते हैं, और न्यूट्रोपीनिया यानी कि डिक्रीज इन नंबर जो है वो हमें TB में नज़र आता है, टाइफॉइड में नज़र आता है, या फिर कोई विटामिन डेफिशिएंसी है उसमें भी हमें नज़र आता है। इजोनोफिल्स सेम गोज फॉर इजोनोफिल कि अगर इजोनोफिलिया है सो दैट मीन्स इंक्रीज इन इजोनोफिल्स, एंड इजोनोपीनिया है सो दैट मीन्स कि डिक्रीज हो रहा है इजोनोफिल काउंट। बेजोफिलिया मीन्स इंक्रीज इन बेजोफिल्स, एंड बेजोपीनिया इज डिक्रीज इन बेजोफिल काउंट। अच्छा, अगर हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं तो लिम्फोसाइट्स में अगर इसका काउंट इंक्रीज होता है तो हम इसको कहेंगे लिम्फोसाइटोसिस, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है वो लिम्फोसाइट्स का काउंट डिक्रीज होता है तो हम कहेंगे लिम्फोसाइटोपीनिया। सेम गोज फॉर मोनोसाइटोपीनिया कि अगर हमारे पास डिक्रीज होता है काउंट तो मोनोसाइटोपीनिया कहा जाएगा, और अगर हमारे पास इंक्रीज होता है तो मोनोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में साइटोसिस जहाँ पर हमारे पास शो होगा सो दैट मीन्स कि यहाँ पर काउंट इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज के लिए हम जो है वो सेम याद रखेंगे कि पीनिया का वर्ड यूज़ होगा। अब इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती है, मैं एक एक दो दो आपको बता देती हूँ कि इजिनोफीलिया में हमारे पास जो रीज़न होगा वो होगा अगर कोई इंटेस्टिनल पैरासाइट्स मौजूद हैं बॉडी के अंदर तो हमारे पास इजिनोफीलिया होगा। इजिनोपीनिया की जो वजूहात हैं वो हो सकती है कुशिंग सिंड्रोम या स्ट्रेस है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। देन बेजोफीलिया का जो है रीज़न हो सकता है स्मॉल पॉक्स, और बेजोपीनिया का रीज़न हो सकता है कोई स्किन डिसऑर्डर। इसके बाद अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइटोसिस जो है ये हमें देखने को मिलता है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस या फिर मम्स, मेल न्यूट्रिशन है अगर, और लिम्फोसाइटोपीनिया जो है ये हमें ऑब्जर्व किया जाएगा इन एड्स पेशेंट या फिर कैंसर।
मोनोसाइटोसिस जो है ये हमारे पास देखा जाता है इन ट्यूबरक्लोसिस, एंड मोनोसाइटोपिनिया जो है ये हमारे पास देखा जाता है इन प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स। जो स्टीरॉइड्स ड्रग होती है उनका अगर प्रोलॉन्ग यूज़ कर लिया जाए तो हमारे पास जो कंडीशन आती है वो आती है मोनोसाइटोपिनिया की। तो आई होप कि आप लोगों को ये टर्म्स जो है वो इजीली समझ में आ गई होंगी। अब हम मूव करते हैं अपने अदर कंपोनेंट की तरफ, दैट इज़ प्लाज्मा। अच्छा, अगर प्लाज्मा की डेफिनेशन की हम बात करें तो प्लाज्मा इज़ स्ट्रॉ कलर्ड क्लियर लिक्विड, ठीक है, विच इज़ कम्पोज ऑफ 92 to 93% ऑफ वाटर, सॉलिड 7 to 8% एंड गैसेस। ये डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इंटरनल सिक्रीशंस, एंजाइम्स, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस एंड एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ भी जो है वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, आयोडाइड, आयरन, कॉपर, देन डिफरेंट गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ये सारी चीज़ें जो है वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। अब ये कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ हैं इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस की जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली ये एक साथ सारी याद नहीं होंगी, तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है। जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं तो ये चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, लेकिन जस्ट फॉर द रिव्यू ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है, तो ये आप लोग एक दफ़ा देख लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की। प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर जो मेन हमारे पास प्रोटीन होता है 60%, दैट इज़ एल्ब्यूमिन। देन आता है 35% ग्लोबुलिन्स, 4% फिब्रिनोजेंस एंड 1% लेस देन 1% अदर प्रोटीन्स आते हैं। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो बॉडी के अंदर डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं, ठीक है। यानी कि जो एल्ब्यूमिन है हमारे पास, ये मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा है, और एल्ब्यूमिन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है। देन ग्लोबुलिन है, ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को। फिब्रिनोजेन जो है वो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा होता है। आगे हम जो है वो इनके फंक्शंस को देखते हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन की। तो ओरिजिन क्या है इसका? इन एम्ब्रियो के अंदर, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये मेसेनकाइमल सेल से जो है वो प्रोड्यूस होता है। और एडल्ट्स की अगर बात करें तो ये रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सेल्स जो होते हैं लिवर के, वहाँ पर ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब अगर हम प्रोटीन्स के फंक्शन की बात करें तो कोगुलेशन के अंदर मेन पार्ट होता है फिब्रिनोजेन का, ठीक है। इसके बाद जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, एंटीबॉडीज़ को जो है वो प्रोड्यूस करना, तो ये फंक्शन जो है वो ग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एंटीबॉडीज़ वगैरह, यानी ग्लोबुलिन्स जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में अपना रोल प्ले करते हैं। दैन डिफरेंट जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास एल्ब्यूमिन का बड़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एल्ब्यूमिन का, ग्लोबुलिन का, ये हार्मोन्स, एंजाइम्स, इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। दैन सस्पेंशन स्टेबिलिटी जो हमने पढ़ी थी आरबीसी की, उस प्रॉपर्टी को भी ये मेंटेन कर रहे होते हैं। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसको भी जो है वो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स यहाँ पर मेंटेन करते हैं। देन दीज आर द रिजर्व प्रोटीन्स। जब बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है एनर्जी की, यानी एनर्जी के लिए कोई सोर्स नहीं रहता बॉडी के अंदर, तो एट लास्ट जो है बॉडी इन प्रोटीन्स को यूज़ करती है। सो दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्लाज्माफेरेसिस। प्लाज्माफेरेसिस इज द थेराप्यूटिक इंटरवेंशन दैट इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल रिमूवल, रिटर्न और एक्सचेंज ऑफ ब्लड प्लाज्मा और कंपोनेंट्स। इसके अंदर जो है बेसिकली किया जाता है कि प्लाज्मा को या प्लाज्मा के अंदर जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। या तो एक्सचेंज ऑफ ब्लड प्लाज्मा होगा या फिर कंपोनेंट्स होगा। अब इसको करने का मकसद जो है वो पास्ट में ये था कि हम ये देख सकें कि प्लाज्मा प्रोटीन्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। अब एक्सपेरिमेंट जो है ये डॉग पर परफॉर्म किया गया था, और इसमें हुआ क्या था कि सबसे पहले तो आरबीसीज को और प्लाज्मा को हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया। यानी डॉग का जो ब्लड है वो पहले हमने रिमूव किया, ठीक है। इसके बाद प्लाज्मा को और हमने जो है वो आरबीसी को, दोनों को सेपरेट आउट कर दिया। देन आरबीसीज को हमने दोबारा से बॉडी के अंदर री इन्फ्यूज़ किया
इन द बॉडी ऑफ सेम डॉग, ठीक है। अब हुआ क्या कि सडन लैक ऑफ प्रोटीन्स की वजह से जो एनिमल है वो शॉक की स्टेट में चला गया और उसकी डेथ हो गई। तो इसका कंक्लूजन क्या बना इस एक्सपेरिमेंट का कि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं ये सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और दूसरी बात कि ये प्लाज्मा प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो बाय लिवर होती है। उसके बाद अगर हम इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में ये आता है कि जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं जो एज ए रिजल्ट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़ प्रोड्यूस हुई हुई होती हैं, या कोई भी एबनॉर्मल कंपोनेंट अगर प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है तो हम क्या कर सकते हैं कि प्लाज्मा के अंदर से वो कंपोनेंट रिमूव कर सकते हैं ताकि उस डिज़ीज़ को जो है वो ट्रीट किया जा सके। इस प्रोसेस को हम थेराप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज प्रोसेस भी कहते हैं। इसके बाद प्रोसेस जो है वो मेनली इसके अंदर 2 टेक्निक्स यूज़ की जा रही होती हैं, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब मेन पर्पस क्या होता है इसका, प्लाज्माफेरेसिस का मकसद क्या होता है? मेन पर्पस इसका ये होता है कि जितने भी एबरेंट प्रोटीन्स हैं या फिर एंटीबॉडीज़ हैं उनकी एक्यूमुलेशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम जो है इनको बॉडी से रिमूव कर दें, ठीक है। तो ये इसका मेन पर्पस होता है। इसके बाद अगर जो है वो असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट आपको एट द एंड ऑफ लेक्चर दिया जाएगा, ठीक है। और असाइनमेंट आपने ज़रूर सबमिट करना है। असाइनमेंट ये है कि आपने 3 कंडीशंस बतानी है ऑफ हाइपोप्रोटीनीमिया एंड हाइपरप्रोटीनीमिया। कौन सी कंडीशन के अंदर हाइपोप्रोटीनीमिया होता है और कौन सी कंडीशन के अंदर हाइपरप्रोटीनीमिया होता है। हाइपोप्रोटीनीमिया मीन्स प्रोटीन की डेफिशिएंसी एंड हाइपरप्रोटीनीमिया मीन्स इंक्रीज इन प्रोटीन्स। सो दैट इज़ द असाइनमेंट। ये आपने ज़रूर सबमिट करना है एंड आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो इजीली समझ आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। फर्दर लेक्चर को हम इंशाल्लाह कल प्रोसीड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।